On attaining the age of majority, the plan can be converted अलावा परिपक्वता की अवधि के बाद जो योजनाएं होंगी उसको एनपीएस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाएगा? हमने सफलतापूर्वक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है जिससे हम असमानता को समाप्त कर सकें। पिछले 10 सालों में हमने ऐसा किया है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और सार्वजनिक क्षेत्र की भी बढ़ी है। आमतौर पे आम आदमी के लिए जो बाजार के संसाधन हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उनका उपयोग किया गया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए हमने काफी प्रयास किए हैं जिससे बिजनेस करने में आसानी हो। जन विश्वास बिल 2.0 की शुरुआत की गई है और राज्यों को और ज्यादा प्रोत्साहन इस सिलसिले में दिए जाएंगे। जो कार्य योजनाएं बनेंगी वो डिजिटलीकरण के लिए बनेंगी और डेटा की शासन तंत्र को, उसके तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आंकड़ों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के डेटा को इसमें शामिल किया गया है और डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है और टेक्नोलॉजी के नए नए टूल्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम में बदलाव लाने के प्रयास किए गए हैं ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंसी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में रचनात्मक रुख अपनाया है। एक समाधान इसके संदर्भ में जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आम आदमी की सुरक्षा के लिए भी वित्तीय व्यवस्थाओं को इस पे ध्यान में रखा जाएगा। 24-25 के साल के लिए कुल जो प्राप्तियां हैं जो कर्ज से अलग हैं उनका अनुमान 32.07 लाख करोड़ रुपए है और 48.02 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है और साथ ही साथ 28.03 लाख करोड़ का जो वित्तीय व्यवस्था है 4.9% वित्तीय घाटे का अनुमान इसमें लगाया गया है और बाजार से लिए जाने वाले ऋण की व्यवस्था है जो सिक्योरिटीज के माध्यम से व्यक्त की गई है वो 14.01 लाख करोड़ के आसपास है और ये दोनों जो है ये 2023-24 से कम है। जो वित्तीय व्यवस्था का रास्ता है इसको हम प्रेरणादायक मानते हैं क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था में बहुत मदद की है। अगले साल इसके 4.5% होने की संभावना है। 2026 से लेके 27 से जो वित्तीय घाटा होगा प्रति वर्ष कम होगा और केंद्र सरकार का ऋण कम होता जाएगा और ये जीडीपी के प्रतिशत को भी कम करेगा। और हम इस भाग बी में जाते हैं बजट के। प्रत्यक्ष करों का जहां तक सवाल है हम जीएसटी से इसकी शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा कि आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम हुआ है और राजस्व बढ़ा है, राज्य सरकारों का भी, केंद्र सरकार का भी। इसको व्यापक प्रतिशत के हिसाब से हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जीएसटी का और आसानीकरण करने का फैसला हमने किया है और जितने भी क्षेत्र बचे हैं उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटी के लिए जो मेरा प्रस्ताव है
वो घरेलू उत्पादन को आगे बढ़ाने को लक्ष्य में लेकर लगाई गई है और इसका आसानीकरण किया गया है आम आदमी के फायदे के लिए, उपभोक्ताओं के बने रहने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमने कस्टम ड्यूटी के शुल्क दरें कम की हैं और मैं आपको समग्र रूप से अगले 6 महीनों में हम इसको और ज्यादा इसका आसानीकरण करने का प्रयास करेंगे और विवादों की संख्या को कम करेंगे। अब हम आपको क्षेत्र अनुसार कस्टम ड्यूटी के बारे में बताते हैं। दवाइयां और दवाइयों से या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए उपकरणों के लिए, खासतौर से कैंसर मरीजों के लिए, हम कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह मुक्त करते हैं। इस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी जो कैंसर से जुड़े हुए उपकरण या दवाइयां होगी। मेरा ये भी प्रस्ताव है कि बीसीडी में जो एक्सरे ट्यूब में काम आती हैं और जो मेडिकल एक्सरे मशीन में काम आती हैं और जो कचरे निपटान की व्यवस्था में काम आती हैं, उनको जो है घरेलू मशीनों के अनुसार उनमें बदलाव लाया जाएगा। मोबाइल और उससे जुड़े हुए हिस्से, आप समझ सकते हैं कि 3 गुना हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ा है मोबाइल फोनों का पिछले 6 सालों में। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री अब काफी परिपक्व हो चुकी है। उपभोक्ताओं के हित में मैं बीसीडी को, मोबाइल फोन पर जो बीसीडी लगती है उसको कम करने का प्रस्ताव रखती हूँ। 15% यह कम होगी। महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और बाकी जमीन से निकलने वाले तत्वों और जो नवीनीकरण ऊर्जा में उपयोग किए जाते हैं, दूरसंचार विभाग में उपयोग किए जाते हैं, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैं कस्टम ड्यूटी की मात्रा को और 25 जो है विशेष इसमें धातुओं का उपयोग किया जाता है उन पर ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव रखती हूँ और इनका उपयोग और इनके शोधन में किए जाने वाले कार्यों के लिए इस रणनीति को हम आगे बढ़ाएंगे। सौर ऊर्जा जो ऊर्जा परिवर्तन है, आप समझ सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। मैं जो छूटी हुई वस्तुएं हैं या एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, जैसे सौर ऊर्जा के पैनल हैं या बाकी वस्तुएं इससे जुड़ी हुई हैं, घरेलू क्षमता चूंकि बढ़ रही है और टिन, कॉपर, ये सब चीजें इसमें उपयोग होती हैं। मैं कस्टम ड्यूटी जो उनको छूट दी जाती है उसको हम बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। समुद्री भोजन या खाद्य पदार्थों के बारे में हम बताना चाहते हैं कि इसका निर्यात 16,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और आप समझ सकते हैं हमारे पास 6 बंदरगाह हैं जहां से इनका निर्यात किया जाता है। मैं ऐसे स्टॉक्स पर बीसीडी कम करने का प्रस्ताव रखती हूं जिससे जो मछली उत्पादन या मछली से जुड़े हुए उत्पाद हैं उस पर 5% कमी का प्रस्ताव रखती हूं और साथ ही साथ जो मछली के भोजन हैं उन पर भी इस ड्यूटी को कम किया जाएगा। चमड़े से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात में भी हम छूट दे रहे हैं। हम निश्चित रूप से डक और गूज से बने हुए जो हमारे मटेरियल हैं या जितने भी सामान हैं उन पर भी हम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। जितने भी चमड़े से बनी हुई वस्तुएं हैं जो निर्यात होंगे उन पर यह लागू होगी और हम शुल्क को कम करने के लिए बीसीडी को भी कम करेंगे। मिथिलीन डाइफिनाइल डाई आइसोसाइनेट, एनडीआई और स्पेंडेक्स यार्न के उत्पादन पर भी हम 5% तक की छूट देंगे। और अगर आप समझ सकें कि स्किन से बने हुए, चमड़े से बने हुए वस्तुओं को भी हम रैशनलाइज करेंगे, उनको व्यवस्थित करेंगे और
सोने और अन्य हीरे जवाहरातों पर जो कस्टम ड्यूटी होगी, सोने पर और चांदी पर ये 6% कस्टम ड्यूटी रहेगी। प्लेटिनम पर 6.4% रहेगी। और स्टील और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पास खनिज पदार्थ हैं या धातुएं हैं, उन पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।